हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आई पेपर क्लासेस। और आज मैं दोस्तों आपके लिए लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के एमसीक्यू। क्या है दोस्तों? इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के एमसीक्यू, ठीक है ना। जिसमें मैं आपको कराऊंगा दोस्तों 12 क्वेश्चन। कितने? 12 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट रहने वाला है दोस्तों। और साथ ही मैं आपको बता दूँ किसके द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, आई पेपर क्लासेस चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी सर्विस जो आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं दोस्तों, ये आई पेपर क्लासेस की ओर से प्रोवाइड कराई जा रही हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं मैं दोस्तों सीआरएम के एमसीक्यू आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही में हिस्ट्री के, किसके दोस्तों? हिस्ट्री के, सॉरी, ठीक है ना। तो हिस्ट्री के सीआरएम के एमसीक्यू आपको डेली मिल जाते हैं। और आज से हम दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा नया सेशन, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के एमसीक्यू, ठीक है ना। तो ये सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन लिए हुए हैं, पीवाईक्यू लिया हुआ है एक, तो साथ ही में करंट अफेयर से रिलेटेड है वो भी लिया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें आपके 12 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन तो आपका होगा हेडक्वार्टर का, ठीक है, एक होगा आपका टैगलाइन का, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। 1 या 2 क्वेश्चन होंगे हेडक्वार्टर के, एक होगा, एक आधा होगा सीईओ का, ठीक है दोस्तों, और एक आधा होगा टैगलाइन का, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ हम कवर अप कर रहे होंगे अपने इसी सेशन में दोस्तों, ठीक है ना। तो चलते हैं दोस्तों। अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को एक बार तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेशन। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर, टाइम वेस्ट ना करते हुए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमी? अर्थशास्त्र के पितामह किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, आपकी ही स्क्रीन पर, अर्थशास्त्र के पितामह किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए एडम स्मिथ, बी हेरोडोट्स, सी पीसी महालनोबिस और डी अगस्त कॉमेट। बताइएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एडम स्मिथ। कौन हो जाएगा? एडम स्मिथ, ठीक है ना। एडम स्मिथ को हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र का पितामह कहते हैं। अब दोस्तों जो आगे लिखे हुए ऑप्शन है, ये जो लिखे हुए हैं हेरोडोट्स, किसे कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों फादर ऑफ हिस्ट्री। किसके दोस्तों? फादर ऑफ हिस्ट्री के पितामह, ठीक है ना। पीसी महालनोबिस, सीएसओ के पितामह, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? यानी सीएसओ, जिसके जो कि हमारे भारत के हर व्यक्ति यानी कि पर व्यक्ति की कैपिटल इनकम को क्या करता है दोस्तों? उसकी आय की गणना करना है। भारत के पर व्यक्ति की आय की गणना करना किसका काम है दोस्तों? सीएसओ का ही काम है, ठीक है। अगस्त कॉमेट, ये कौन है दोस्तों? फादर ऑफ सोशियोलॉजी। किसके दोस्तों? फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ये वाले, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। ये हो गए हमारे कौन? अगस्त कॉमेट, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं दोस्तों एडम स्मिथ क्या क्या थे, कैसे कैसे करते थे, देखिएगा इनकी हिस्ट्री, बायोग्राफी, ज्योग्राफी जो भी है। देखो दोस्तों, ये हो गया एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में आधुनिक अर्थव्यवस्था के मूल बिंदुओं को चिन्हित किया है। और साथ ही में एडम स्मिथ ने इसी पुस्तक में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अदृश्य हस्त की अवधारणा की है। विधि की अवधारणा, विधि, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को अपने धन के विज्ञान के रूप में वर्णित किया है। किसके रूप में दोस्तों? एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को अपने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में वर्णित किया है। यानी कि अर्थशास्त्र के द्वारा धन अर्जित करने की विधियां एवं आय के वितरण के विषय में जाना जाता है। किसको दोस्तों? अर्थशास्त्र को किसके रूप में जाना जाता है? धन अर्जित करने की विधि, किस तरीके से हमें दोस्तों अर्निंग करनी है, और उसको दोस्तों उसका जो इनकम है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसके सारा का सारा कुछ हम किस में करेंगे दोस्तों? इकोनॉमिक्स में करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। आगे देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, एडम स्मिथ वाज द स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। कहाँ के थे दोस्तों? स्कॉटिश के थे। और साथ ही मैं आपको बता दूं फिलोसोफर, पायोनियर ऑफ अ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है ना। इन्हें पॉलिटिकल इकोनॉमी का क्या कहा जाता है दोस्तों? पायोनियर कहा जाता है। आल्सो नोन एज द फादर ऑफ अ इकोनॉमिक्स, और या फिर द फादर ऑफ अ कैपिटलिज्म स्मिथ, हु रोट्स 2 क्लासिक वर्क्स। सबसे पहले इन्होंने कौन कौन से वर्क में कितने 2 इन्होंने क्या लिखी थी, रचनाएं लिखी गई इनके द्वारा? द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, सबसे पहले तो आपकी हो जाती है द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स 1759, एंड एन इंक्वायरी टू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। तो ये होगी आपकी दूसरी, ठीक है ना। तो इनके द्वारा 2 रचनाएं लिखी हुई है। कौन कौन सी? आपकी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कौन कौन सी है दोस्तों। पहली तो हो गई ये, और दूसरी हो गई ये वाली, ठीक है।
और उसके बाद में द लेटर ऑफ एन एब्रीवेटेड द वेल्थ ऑफ नेशन, इसके बाद में उन्होंने लिखी थी वाली पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन इज कंसिडर्ड द हिज मैग्नम ओपस ऑन द फर्स्ट मॉडर्न वर्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर इनकी पुस्तक आती है द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, तो ये दोस्तों कौन थे, स्कॉटिश थे, और इनका मतलब इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें इन्होंने सब कुछ बताया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने टाइम पीरियड का होता है। सेबी के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों उनका टाइम पीरियड कितना होता है, यानी कि उनके जो अध्यक्ष होते हैं उसका कार्यकाल कितना होता है, बताइए ज़रा। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, 6 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कितने साल, 3 साल। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 साल के लिए, ठीक है ना। अब आपको मुझे बताना है कि सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ठीक। तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए हो गया। अब दोस्तों 6 साल किसका कार्यकाल होता था, 6 साल। एक तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं ना दोस्तों, उनका टाइम पीरियड होता है 6 साल का। किसका, राज्यसभा के सदस्य का टाइम पीरियड होता है 6 साल का, ठीक। 5 साल किसका होता है दोस्तों, बाकी हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे लोकसभा हो गई, सभासद हो गए, इस तरीके की दोस्तों जो हमारी पंचायत है फिर इनके चुनाव का दोस्तों टाइम पीरियड होता है वो होता है 5 साल। किनका दोस्तों, लोकसभा का, और राज्यसभा का 6 साल, ठीक। सब कुछ बताऊंगा दोस्तों, बस वेट करना। सेबी तो 4 साल किसका होता है दोस्तों, आप मुझे बताएं किस कंट्री के प्रेसिडेंट, यानी कि किस कंट्री के प्रेसिडेंट केवल 4 साल के लिए चुने जाते हैं। क्वेश्चन ये है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों स्क्रीन पर है, निफ्टी क्या है दोस्तों, निफ्टी किस कंपनी का मुख्य सूचकांक है। निफ्टी इज द मेन इंडेक्स ऑफ अ विच कंपनी, बताइए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए BSE, ऑप्शन बी NSE, सी सेबी और डी नाबार्ड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसमें से, इसमें से आपके लिए हो जाएगा दोस्तों कौन सा, बताइएगा। ये हो जाएगा आपका NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि निफ्टी का मुख्य सूचकांक है। सॉरी, निफ्टी किसका मुख्य सूचकांक है, वो है आपका इसका, ठीक है ना। देखिएगा दोस्तों क्या है ये निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि 1952 में शेरवानी कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। किसकी दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना शेरवानी कमेटी की सिफारिश पर हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है ये वाली लाइन, याद रहे। कब स्थापना हुई थी, ये वाली भी। और जिसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, NSE का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है दोस्तों कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है। और साथ में आपको बता दूं जो इसका मुख्य सूचकांक है वो क्या है, निफ्टी या 50 है, जो कि 50 कंपनियों का क्या है, ग्रुप है। निफ्टी है या 50 है, जो कि 50 कंपनियों का एक ग्रुप है। ये किसका है दोस्तों, NSE का है, NSE का, ठीक है ना। ये शेयर मार्केट जो होते हैं दोस्तों उस तरीके की कंपनी होती है जिसमें स्टॉक एक्सचेंज होता है। कौन सा दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज होता है, उसकी कंपनी है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, शेयर मार्केट में जैसे पैसा वैसा लगाते हैं, इस तरीके का दोस्तों जो एक्सचेंज होता है वो सब कुछ इसी के द्वारा हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। क्यों हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन है ही इस तरीके का। निम्न में से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज, निम्न में से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज जो भारत व एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, बताइएगा। इसमें से कौन सा मतलब स्टॉक एक्सचेंज है जो सबसे पुराना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ दिस ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एंड एशिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या फिर डॉ जोन्स। बताइएगा दोस्तों इसमें से कौन सा हो जाएगा, भारत का सबसे पुराना और एशिया का भी। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना। ये हमारा सबसे पुराना है। क्यों है, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी दोस्तों, अब आपको मुझे बताना है इसकी स्थापना, क्योंकि मैं तो बता ही दूंगा बट आपको मुझे बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको मैंने बता ही दिया। अब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ये कहाँ का है दोस्तों, ये है अमेरिका का,
ये है अमेरिका का, जबकि डॉ जोन्स कहाँ का है दोस्तों, ये है जापान का। कहाँ का है दोस्तों, जापान का है, ठीक है। ये अमेरिका का, ये जापान का, और ये दोनों हमारे हो गए इंडिया के। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर बताइए मुझे। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर आप, यंग हिल्टन आयोग, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर निम्न में से किस बैंक की स्थापना हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स विल बी एस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ यंग हिल्टन आयोग। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों इसमें से बताइएगा। SBI, PNB, RBI, बैंक ऑफ इंडिया, बताइएगा दोस्तों। इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जो कि हमारे सभी भारतीय बैंकों का क्या है दोस्तों, बैंकर है। इसे कहते हैं भारतीय बैंकों का बैंकर। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर दोस्तों, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, ठीक है। अब देखना दोस्तों, इसकी स्थापना और एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या क्या है वो सब कुछ करेंगे हम, ज़रा वेट करिएगा दोस्तों थोड़ा सा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों क्या है, 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा। जबकि 1926 में दोस्तों यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, 1926 में दोस्तों क्या होता है कि यंग हिल्टन आयोग ने सिफारिश करी होगी, यानी इस तरीके का दोस्तों कमेटी गठन किया गया होगा कि RBI का दोस्तों जो क्या करिए जाए, इस अधिनियम के तहत उसकी स्थापना की जाए। यानी कि RBI का अधिनियम कब आता है दोस्तों, 1934 में आता है। और RBI का राष्ट्रीयकरण कब होता है दोस्तों, 1 जनवरी 1949 में हुआ, ठीक है ना। सारे के सारे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग अलग कलर में डाले हुए हैं। और RBI एक ऐसा मतलब RBI जो है सिक्किम राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में बैंकर के रूप में कार्य भी करता है, ठीक है। तो यहीं से आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन हो गए होंगे दोस्तों, ठीक है ना। और RBI के कितने क्षेत्रीय ऑफिस हैं, यानी क्षेत्रीय कार्यालय वो 29 हैं, जबकि इसके 4 जो है ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पे, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली, ठीक है ना। तो इसमें कम से कम आपके मुझे लग रहा है 5 नहीं, अब तो 8 से 9 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है, जबकि 1926 में हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी क्या हुई थी दोस्तों, स्थापना हुई। और इसका जो दोस्तों राष्ट्रीयकरण होता है वो कब होता है, 1949 में होता है। और RBI सिक्किम राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में बैंकर्स के रूप में क्या करता है दोस्तों, कार्य करता है। कितने ऑफिस हैं, 29 ऑफिस है इसके क्षेत्रीय, और 4 प्रशिक्षण केंद्र हैं, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है ना। अगर इस तरीके की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में आया हुआ है ऑलरेडी, इसलिए कह रहा था दोस्तों मैंने PYQ लिए हैं कुछ, ठीक है, और प्लस करंट अफेयर से रिलेटेड लिए हुए हैं। रुपए का चिन्ह जो होता है दोस्तों, ये इस तरीके के चिन्ह को किसके द्वारा तैयार किया गया था, ये जो डिज़ाइन बनाया था दोस्तों ये किसने बनाया था। कुल मिलाकर क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। तो बताइएगा दोस्तों इसमें से कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है D उदय कुमार, दूसरा ऑप्शन है सुधा बालकृष्ण, C ऑप्शन है दोस्तों एडम स्मिथ, D ऑप्शन आपका मनमोहन सिंह। तो बताइए दोस्तों ये जो डिज़ाइन तैयार किया गया था किसके द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर A D उदय कुमार के द्वारा। कब दोस्तों, 2010 में, ठीक है ना। 2010 में ये डिज़ाइन तैयार किया गया था दोस्तों, कौन सा, ये रुपए का चिन्ह, ठीक। आगे देखते हैं दोस्तों, मैं आगे आपको बताऊंगा, ज़रा रुकिएगा। मनमोहन सिंह किस टाइम पे दोस्तों वित्त मंत्री रहे थे, जिस टाइम पे LPG पॉलिसी भी आई थी दोस्तों, मैंने आपको बताया था। जिस भी भाई ने हमारी सेशन नहीं देखा है इकोनॉमिक्स का जाके देख लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ओरिएंटेड एग्जाम कराया हुआ है, बस फालतू कुछ नहीं कराया, ओरिएंटेड एग्जाम कराया हुआ है, ठीक है। तो 1991 में दोस्तों कब रहे थे, 1991 में हमारे वित्त मंत्री रहे थे मनमोहन सिंह। उस टाइम पे दोस्तों PM कौन थे आपको मुझे बताना है, 1991 में PM कौन थे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जब हम भारतीय मुद्रा चिन्ह और रुपए की बात करें तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय रुपया चिन्ह कौन सा दोस्तों, देखना रुपया चिन्ह ये वाला जो है उसको दोस्तों भारतीय रुपये की आधिकारिकता मुद्रा के लिए प्रयोग किया जाने वाला मुद्रा चिन्ह, यह डिजाइन भारत सरकार द्वारा कब दोस्तों, 15 जुलाई 2010 को सार्वजनिक किया गया था। कुल मिलाकर दोस्तों 15 जुलाई 2010 को इसको क्या कर दिया गया था, पब्लिश कर दिया गया था।
तो इसी तरीके से दोस्तों अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और यूरोपीय संघ के बाद में दोस्तों हमारा जो पांचवी ऐसी मुद्रा बन गई थी। सबसे पहले कौन सी थी दोस्तों? अमेरिकी डॉलर, ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों ब्रिटिश पाउंड, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन सी होगी दोस्तों? जापानी येन, ठीक। इसके बाद में यूरोपीय संघ। फिर उसके बाद आती है दोस्तों इंडियन की। कौन सी दोस्तों? इंडियन की, ठीक है ना। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पे दोस्तों हमारी आ गई थी कौन सी? रुपए की मुद्रा, ठीक है ना। तो ये जो इस तरीके का दोस्तों हमारा जो पब्लिश करके जो हमारी पांचवी मुद्रा ऐसी बन गई थी, फिर जिसे उसके प्रतीक व चिन्ह से पहचाना जाएगा। भारतीय रुपए के लिए अंतर्राष्ट्रीय 3 अंकीय कोड हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मानक संघ ISO मानक के अनुसार दोस्तों इस तरीके से सर्टिफाइड किया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये था हमारा कौन सा? रुपए का चिन्ह, डी उदय कुमार। कौन? डी उदय कुमार। आई थिंक ये IITian थे। कौन थे दोस्तों? ये IITian थे। ये कंफर्म नहीं कि कौन सी IIT से इन्होंने पास आउट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अभी ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। देना बैंक और विजय बैंक का विलय हुआ है दोस्तों, किस बैंक में हुआ है? मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में देना बैंक और विजय बैंक का विलय जो हुआ है वो कौन से बैंक में हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देख लेना कौन कौन से हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक। तो बताना जरा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपके लिए छोड़ दिया होमवर्क के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्रेजेंट में दोस्तों हमारे जो इस टाइम पे कंट्री में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक रह गए हैं? 12 रह गए हैं दोस्तों। जो बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है ना, तब से बैंकों का मर्जर ज़्यादा होगा, क्योंकि इनका NPA बहुत ज़्यादा हो गया ना दोस्तों। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब जो लोन के ब्याह पे दोस्तों इनकी मतलब जब वो वापस नहीं मिला है तो उसे कहते हैं दोस्तों NPA। और इनका NPA दोस्तों बहुत ज़्यादा होगा, जिसके कारण बैंक अच्छे तरीके से अपना कार्य जो ना संचालन नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से क्या हुआ कि बीजेपी गवर्नमेंट आई, फिर बाकी जो हमारी RBI है उन्होंने दोस्तों अपनी अपनी एक नई पॉलिसी निकाल कर सभी बैंकों का मर्जर कर दिया, जिससे कि वो अच्छे तरीके से कार्य कर सकें, ठीक है। तो एट प्रेजेंट में दोस्तों 12 बैंक हैं, अभी आपको बता दूं, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये। अर्थशास्त्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किस भारतीय व्यक्ति को मिला था? विच इंडियन पर्सन गॉट द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? तो बताइएगा दोस्तों, जो नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में सबसे पहले किसे मिला था? देखिएगा आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन है सारे के सारे, अमर्त्य सेन, CV रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, एडम स्मिथ। तो सबसे पहले मिलता है दोस्तों किसे? ऑप्शन नंबर A अमर्त्य सेन को। किसको दोस्तों? ऑप्शन नंबर A अमर्त्य सेन को सबसे पहले मिलता है क्या? नोबेल प्राइज, ठीक है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं साथ ही में दोस्तों 1969 में इनको मिला था, आई थिंक। थोड़ा सा डेट मुझे कंफर्म नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ 1969 में इन्हें मिला था। अब दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। CV रमन। CV रमन को दोस्तों किस क्षेत्र में हमें मतलब नोबेल पुरस्कार मिला था? इन्हें मिला था दोस्तों रमन इफेक्ट। फिजिक्स में होता है दोस्तों रमन प्रभाव के, मतलब दोस्तों इन्होंने रमन प्रभाव की खोज करी थी, उसके बिहाफ पे इनको मिला था क्या? नोबेल प्राइज। और रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों क्या मिला था? फिर इन्हें मिला था दोस्तों गीतांजलि पुस्तक के लिए क्या? सबसे पहले गीतांजलि पुस्तक के लिए दोस्तों इन्हें भी कुछ मिला था। अब आपको मुझे बताना है कि इन्हें सबसे पहले क्या मिला था, ये कमेंट बॉक्स में आपके लिए हो गया क्वेश्चन, ठीक। देखिएगा दोस्तों क्या कैसे कैसे है। अर्थशास्त्र के लिए सबसे पहले 1998 को नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रोफेसर अमर्त्य सेन पहले एशियाई हैं। सॉरी दोस्तों 1998 था, 1969 हो गया, ठीक है। अर्थशास्त्र के लिए सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे, जो पहले एशियाई थे। शांति निकेतन में जन्मे इस विद्वान अर्थशास्त्री ने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा को प्रतिपादन किया था, ठीक है ना। और मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स आपको बता दूं दोस्तों, 2019 में दोस्तों अर्थशास्त्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार किस भारतीय व्यक्ति को मिला था? अभिजीत बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल के हैं। अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और साथ ही में दोस्तों इनके साथ में एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को भी दिया गया था। तो 3 व्यक्ति थे दोनों दोस्तों, 3 व्यक्ति थे। इन तीनों को 2019 में मिला था नोबेल प्राइज़, ठीक है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, ठीक है ना।
अभिजीत बनर्जी कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके की दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, हमने वो इस तरीके की कार्यकारी जो है वो प्रणाली किस देश से अडॉप्ट की है? तो ये दोस्तों, फ्रॉम विच कंट्री इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ 5 ईयर प्लान्स विल बी अडॉप्ट? ए रसिया, ब्रिटेन, यूएसए, जर्मनी। बताना जरा दोस्तों। इसका हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा? रसिया। हमने इस तरीके की प्रणाली कहाँ से ली है दोस्तों? रसिया से ली है, पंचवर्षीय योजनाओं की प्रणाली दोस्तों, ठीक है ना। अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हो गई हैं दोस्तों? 12 है, ठीक। अब जो आगे चलेंगे आई थिंक उसका टाइम पीरियड दोस्तों गवर्नमेंट कर रही है 10 साल के लिए, क्योंकि अब तक कितना हो जाता था दोस्तों? 5 साल के लिए, पर आगे जो काम होगा वो शायद 10 साल के लिए कर दी जाएगी एक साथ में ही। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया हमने। 10th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, देखे ना जरा क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? न्यास पर, न्याय व समता पर, प्रतिस्पर्धा पर, या इनमें से किसी पर भी नहीं? तो ये दोस्तों ये है हमारी किस पर? न्याय व समता पर आधारित है। किस तरीके से वो सारा कुछ देखेंगे जरा देखिए दोस्तों। गांधीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, यानी गांधीवादी अर्थशास्त्र की एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की संकल्पना आधारित है जिसमें वर्ग का कोई स्थान नहीं है। गांधी का अर्थशास्त्र एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की बात करता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शोषण नहीं करता, जबकि गांधी अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय और समता के सिद्धांत पर आधारित है। इस तरीके की दोस्तों डेफिनेशन के साथ में इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या था? आंसर था, ठीक। आया समझ में आपको दोस्तों? कौन सी समता पर आधारित है दोस्तों हमारा ये सिद्धांत? कौन सी अर्थव्यवस्था पर? यह न्याय व समता पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 11 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों ये वाला, फुल फॉर्म ऑफ FEMA। FEMA आई थिंक ये आपके PET के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आई थिंक 1992 में इसको लागू किया गया था। तो बताइए दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? FEMA की, फॉरेन एक्सचेंज मेंस एड, बी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, या फिर फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, या फिर फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केटिंग एजेंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ये वाला, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक। फेमा, ये आपके PET के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको इसमें ले लिया ये क्वेश्चन, ठीक, जो भी आपका एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 दोस्तों, इस सीरीज का सबसे लास्ट का क्वेश्चन है हमारा, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? अब मैं आपको बताता हूँ, वो आया था अभी दोस्तों। RBI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी दोस्तों, ठीक है ना। और फेरवानी कमेटी की सिफारिश पर किसकी स्थापना हुई थी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की हुई थी। तो बच्चे हमारी कौन कौन सी दोस्तों? 1 2। अब मुझे बताइए दोस्तों इसमें से नाबार्ड की कौन सी कमेटी की सिफारिश पर हुई थी? तो इसमें से होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिवारमन समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर दोस्तों? शिवारमन समिति की सिफारिश पर आपकी होती है नाबार्ड की स्थापना, ठीक है। तो नरसिंगम की मतलब इसकी कमेटी पर किसकी हुई थी दोस्तों? आपको मुझे बताना है किस बैंक की स्थापना हुई थी या फिर किस एक्सचेंज की स्थापना हुई थी नरसिंगम कमेटी की सिफारिश पर। और साथ ही में दोस्तों आपको बता दूं, बैंकर्स का जो जनक किसे कहा जाता है? नरसिंगम को ही कहा जाता है, ठीक है। बैंकरों का जो जनक कहा जाता है दोस्तों, किसे कहा जाता है? बैंकर का, वो भी हो जाता है कौन? नरसिंगम। अब बट इसका आंसर दोस्तों ये है, याद रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है ये नाबार्ड। वर्तमान में दोस्तों इसके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। गोविंदा राजुलू चिंतला नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। कौन है दोस्तों नाबार्ड के अध्यक्ष हैं? NABARD, ठीक है। कौन है? गोविंदा राजुलू चिंतला इसके अध्यक्ष हैं, प्रबंधक निदेशक हैं। और साथ ही दोस्तों नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी शिवारमन कमेटी की सिफारिश पर। हेड क्वार्टर है दोस्तों मुंबई में। और यह जो है ना ग्रामीण जो दोस्तों ग्रामीण और ऋण, ओहो सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, ग्रामीण रांची नहीं होगा यहाँ पे, ऋणी, सॉरी ऋणी नहीं होता है दोस्तों, इस तरीके का ये वाला ग्रामीण ऋण के अंतर्गत शीर्ष संस्था है जो दोस्तों क्या कराती है? लोन प्रोवाइड कराती है कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए योजना,
परिचालन नीतिगत के मामलों में आर्थिक गतिविधियों के रूप के लिए मान्यता प्राप्त है, उन्हीं के दोस्तों क्या कराती है दोस्तों, ये लोन प्रोवाइड कराते हैं, कृषि क्षेत्र से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा दोस्तों क्या, नाबार्ड। नाबार्ड की होगी सेवारमन समिति। अब आपको मुझे बताना है नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन ये हो जाता आपके लिए दोस्तों, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए दोस्तों, 12 के 12 हमने कंप्लीट कर लिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि आपको हमारे चैनल से क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, वो देखना। हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे MCQ के साथ करा चुका हूँ, हिस्ट्री महामैराथन वो भी करा चुका हूँ, CRM कंप्लीट क्लास विद MCQ ये भी चल रहा है मेरे दोस्तों, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट महामैराथन क्लास वो भी अपलोड हो चुकी है। साथ ही मैं आपको बता दूं इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के जो DFCCL एग्जाम से रिलेटेड दोस्तों सिलेबस है वो हमारा चल ही रहा है, ये कंटिन्यू भी चल रहा है, ठीक है ना। ये कंप्लीट हो चुके हैं ये वाला और ये, ठीक है ना। इसके MCQ हमने स्टार्ट कर दिया है, किसके, इकोनॉमिक्स के MCQ हमने स्टार्ट कर ही दिए हैं। और आगे देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ये आपके मतलब इस पे दोस्तों तुरंत ही आपके मतलब कुछ ही दिन में लेक्चर्स अपलोड हो जाएगा। फरवरी तो हो गया, जनवरी फरवरी हो चुके हैं हमारे, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल का, ठीक है ना। 2-2 महीने के साथ लेके आता हूँ, दो टॉप 50 करंट अफेयर्स के साथ में, ठीक है ना। मोस्ट फेमस प्लेस ऑफ इंडिया, यानी कि ये भी हमारे इस पर चल रहा है काम। तो बाकी जो दोस्तों ये सारे के सारे जो हमारे अदर बचे हुए हैं इन पे दोस्तों क्या है वर्कआउट हो रहा है मतलब कम्प्लीटली, ठीक है ना इनके ऊपर। तो जल्दी ही आपको इनके ऊपर भी वीडियो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।